एक जो एसएमई आईपीओ है वो खुलने वाला है लगभग 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। कंपनी का नाम है शेल्टर फार्मा लिमिटेड और ये जो कंपनी का जो आईपीओ है वो 23 अगस्त को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, अगर हम डिस्कस करेंगे करना है कि नहीं करना है, क्या वो पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है और अगर आपको अप्लाई करते हो, कब मिलेगा अगर इसकी पता करना है तो आपको 14 अगस्त को बंद होगा और 21 अगस्त तक आपको पता चलेगा कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं मिला है। अब ये कंपनी करती क्या है, शेल्टर फार्मा, ये कंपनी जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती है आदमियों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। मोस्टली जानवरों की अगर बात किया जाए तो ये जो अपने मवेशी होते हैं, गाय भैंस, इनके लिए बनाती है। अब ये आयुर्वेदिक में काम करती है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये इनके जो कस्टमर्स हैं वो रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में हैं, मतलब जहाँ पे जानवर हैं, राइट। जो गांव वाले इलाके हैं तो मोस्टली गाय भैंस वहीं वहीं वाले लोग रखेंगे। दूसरे आयुर्वेदिक का जो ज़्यादातर जो भरण पोषण करते हैं वो शहरों के लोग कम करते हैं, गांव वाले लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको जो दवाइयाँ होती हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ, उनसे डर ज़्यादा लगता है, तो वो आयुर्वेदिक का कंजम्पशन ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। सो इनका मार्केट में मोस्टली वहीं पर है। अब इनका जो आदमियों के ऊपर यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं लेमनेड बार्ले वाटर, सेरेलॉक्स, बाल्ड दीपक, स्टोनिल टेबलेट्स एंड समथिंग। अब वेटरनरी के अंदर में वही एग्रीकल पाउडर, लैक्टोकल जेल, मतलब वही जानवर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, जानवर का दूध बढ़ाने वाले, जानवर को कहीं खरोच आ गई है, घाव हो गया है तो मक्खी ना बैठे, घाव ठीक हो जाए, ये टाइप की दवाइयाँ। और लोगों के लिए भी वही सेम इम्यूनिटी वाला है। तो ये सेम मोस्टली कंपनी आयुर्वेदिक सेक्टर में काम करे। और कंपनी ये भी बताई कि आयुर्वेदिक सेक्टर जो है पिछले जो 5 साल से मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में 16% के CAGR ग्रोथ के साथ में बढ़ रहा है। तो आने वाले फ्यूचर जो है वो आयुर्वेदिक सेक्टर में बहुत बड़ा है, तो और हम इसी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो हम भी मानते हैं बिल्कुल आयुर्वेदिक सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बहुत बड़ा है इस साइड में। वो अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर जो फोकस है उसको कम करते हुए आगे बढ़ना चाहती है और लोगों को हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो सस्ते में प्रोवाइड करना चाहती है, वो भी इफेक्टिव हेल्थ केयर। तो आयुर्वेदिक एक काफ़ी इफेक्टिव हेल्थ केयर जो एक ऑल्टरनेटिव है वो बन सकता है। और इंडिया में आज के दिन जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, जो कि जेनेरिक बिना ब्रांडेड की बिकती हैं, वो सबसे बड़ा मार्केट जो है इंडिया ही है उसका, मतलब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उसी की यहीं पर होती है। हम जो ब्रांडेड जो दवाइयाँ खाते हैं वो पहले जेनेरिक ही होती हैं, उनके ऊपर कंपनी जो अपना ठप्पा लगाती है फिर आगे बेचती थी, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बाकी थोड़ा सा क्वालिटी वाइज भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट। कोई कंपनी अगर ठप्पा लगा रही है तो कुछ ना कुछ तो उसको बदलाव करना ही पड़ेगा, तो क्वालिटी में बदलाव करती है। सो ये ओवरऑल मार्केट की हमने बात की है। अब यहाँ पे ये कंपनी किस तरीके से अगर अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो 42 रुपीज़ के ऊपर ये अपना आईपीओ लेके आ रही है, 3000 का लॉट साइज रखा, तो आपको एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए 1,26,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 16 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाह रही है। तो और ये कंपनी ये रुपये में क्या करने वाली है, तो ये कंपनी बोल रही है कि हम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमारे सामान हमारा बिक रहा है, जितना बिक रहा है उस हिसाब से हमें रॉ मटेरियल और ज़्यादा चाहिए की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसमें काम मिल लेंगे। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में सब कुछ आ जाता है, लोगों की सैलरी वैलरी सब कुछ आ जाती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में, कमीशन हो गया एजेंट्स का वगैरह। सो ये दो हैं। अगर ये कंपनी के ऊपर जैसे लोन है 1,78,00,000 का, तो ये कंपनी बोल रही है हम लोन वोन पे ऑफ नहीं करेंगे, ये पैसा हम लोग दूसरी चीज़ों में काम में लेंगे। अब कंपनी कमाई किस हिसाब से करे और उसको बाद में कमाई के हिसाब से जो ऑलरेडी मार्केट में कंपनी ने खुद ही अपने कॉम्पिटिटर्स बताए हैं, उन कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अगर में नजर आते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एसेट्स हैं कंपनी के वो बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग 21 से 22 के बीच में देखते हैं, तो यहाँ पर 3 2 3 2.5 करोड़ के आसपास में इनका जो एसेट्स बढ़े। उसके बाद में अचानक जो एसेट बढ़े वो 9 करोड़ के बढ़े हैं, तो यहाँ पर 9 करोड़ के नहीं, 8 करोड़ के आसपास में बढ़े हैं। तो ये यहाँ पर शेयर कैपिटल, मतलब एक नए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है पैसा, तो उस वजह से एसेट्स बढ़े हैं। मतलब ऐसा कोई कमाई वाई करके इन्होंने एसेट्स नहीं बढ़ाए, इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो भी 10 रुपये के हिसाब से, मतलब फेस वैल्यू के ऊपर ही इन्वेस्ट किए थे। ये नहीं कि प्रीमियम पे ऊपर उन्होंने पैसा दिया, नहीं, फेस वैल्यू पर ही दिया था। तो फेस वैल्यू के ऊपर पैसा देना, प्रीमियम पे पैसा देने का मतलब हो गया सरकारी रेट पे पैसा मिला इनको। सो दैट्स नॉट ए ग्रेट थिंग। अब रेवेन्यू जो अगर बात करें, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है। 22 करोड़ था, उसके बाद में 30 करोड़ के आसपास में हुआ, फिर 36 करोड़ हुआ। और उसी के साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 22 करोड़ में नेगेटिव में था, फिर थोड़ा पॉजिटिव में आया 30 करोड़ का जब सेल हुआ। फिर उसके बाद में 5.25 करोड़ के आसपास में इन्होंने नेट प्रॉफिट्स कमाए हैं 36 करोड़ की सेल के ऊपर में। अब यहाँ पे एक हमें ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है कि कंपनी का 25 करोड़ की सेल के ऊपर ब्रेक इवन है, मतलब उससे अगर नीचे अगर ये सेल कर पाती है तो वहाँ तक ये नुकसान में रह रही है। 25 करोड़ से अगर ऊपर, हम मतलब एक एग्जैक्ट फिगर नहीं ले रहे हैं, 25 करोड़ के आसपास भी बात कर रहे हैं। सो उसके अगर ऊपर कमाती है तो कंपनी प्रॉफिट में कमा रही है, उससे नीचे जा रही है तो कंपनी नुकसान कर रही है, मतलब कंपनी नेगेटिव में बंद हो रही है। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो ऑफ कोर्स सी बात है, कंपनी में नए इन्वेस्टर हैं तो नेटवर्थ में इंक्रीज हुआ है। तो 1400 मतलब 14 करोड़ का नेटवर्थ कंपनी का है आज के दिन, वैल्यू है, मतलब कंपनी बोले मेरी आज के दिन जो एसेट्स हैं कंपनी के पास में, माल वाल सब कुछ मिला मिल के वो 14 करोड़ रुपए के हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये है 6 करोड़ के आसपास के, सॉरी 6.25 करोड़ के आसपास के। और बोरोइंग जो है वो 2.25 करोड़ है। अब कंपनी के अंदर में कुछ अगर पीबी और पी रेशियो अगर देखते हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर पहले थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। कंपनी अपनी वैल्यू जो लगा 48 करोड़ 55 लाख रुपए वैल्यू लगा रही है।
खुद की, कि अगर किसी भी आदमी को अगर इनकी कंपनी को खरीदना है पूरा का पूरा माल सहित, एसेट सहित, उनकी जो बिल्डिंग वगैरह जो भी कंपनी के नाम पर है सब कुछ मिला के, तो आपको 48 करोड़ 55 लाख रुपए देने हैं, आप खरीद लो। ये पूरी वैल्यू अपनी ये लगा रही है। और कंपनी के पास में जो आज के दिन एसेट हैं उनकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कंपनी ने खुद ही बताया कि उनकी वैल्यू तो सिर्फ 14 करोड़ 14.5 करोड़ ही है। मतलब बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा मांगेंगे, मर्जी है हमारी, ठीक है मांग लो, दे कौन रहा है। सो 14 करोड़ क्या, तो इससे हमें पीबी रेशियो आ जाएगा। तो ये 3.5 का पीबी रेशियो आ गया, जिसको अगर हम कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार। सेकेंडली ये तो थोड़ा सा आईपीओ का प्री आईपीओ बेसिस के ऊपर पीबी रेशियो हो गया। अगर आप पोस्ट आईपीओ बेसिस के ऊपर पीबी रेशियो देखते हैं तो ये कंपनी के पास में सारे पैसे जाने वाले हैं, तो ये 16 करोड़, तो यहाँ पे 16 करोड़ भी इसमें 14 करोड़ के अंदर में ऐड कर दो, ये हो गया 30 करोड़। सो 30 करोड़ के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ पर पीबी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जिनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सो उनके साथ में अगर कंपेयर करना है तो उसी के लेवल में लेके आने के बाद में ही कंपेयर हमें करना पड़ेगा। सो पीबी रेशियो हो गया 1.6 का। सो डाबर का जो पीबी रेशियो है वो कितना है, 11 का। इमामी का पीबी रेशियो कितने का है, 9.5 का। पर ध्यान रखिए इमामी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका पीबी रेशियो इतना इफेक्ट नहीं डालता, बहुत पुरानी कंपनी है। सो ये भी, इसका पीबी रेशियो 9.5 का भी इसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। डाबर भी एक बहुत पुरानी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, इसके पास में बहुत भारी भारी एसेट्स हैं आज के दिन और काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो इसका पीबी रेशियो 11 का जो है ना वो भी इससे बेटर है, जो नई कंपनी है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इस पीबी रेशियो के बेसिस के ऊपर हम बात नहीं करें, पी रेशियो के बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। सो वैल्यूएशन कंपनी जो है 1.6, मतलब जिस हिसाब से कंपनी बोली मेरे पास इतने वैल्यू है, इतने पैसे आपको 1.5 गुना ऊपर मांग रही है, तो ठीक है। सेकंड, कमाई किस हिसाब से कर रही है। सो रिसेंट रिजल्ट में तो कंपनी का जो है 5.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया है, बट हम रिसेंट रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेंट रिजल्ट में हमने जब इनके आरएचपी को देख रहे थे, वहाँ पर रीड कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें एक थोड़ा सा झोल नजर आया कि कंपनी ने अपनी सेल को बढ़वाने के लिए यहाँ पे उधारी में माल बहुत ज़्यादा बेचा, मतलब 8 करोड़ का माल उधारी में बेचा है, जो इनका पैसा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, वो उधार में ही पड़े हैं। मतलब इतनी ज़्यादा डेस्परेशन कि क्या ही बताएं, 8 करोड़ का माल उधारी में। और उससे अगर ऐसा ही, अगर उधारी का अगर माल ये नॉर्मली बेच रहे होते तो इसके पिछले से पिछले साल का भी उधारी में अच्छा खासा बिक रहा होता, जितना परसेंटेज पे इस साल बिका है उसके पिछले साल भी बिक रहा होता उतने परसेंटेज में। बट वहाँ इतना उधारी में माल नहीं बिका, क्योंकि 30 करोड़ का माल बिका, वहाँ पे सिर्फ 1.5 करोड़ का उधारी में है। उससे पहले 22 करोड़ का माल बिका, सिर्फ 75 लाख का उधारी में। बट इस साल सिर्फ 36 करोड़ का माल बिका, वहाँ पे 8 करोड़ की उधारी होगी। वाह, नाइस, हाउ कूल। ये कैसे होता है समझ में नहीं आया मेरे को। इन्वेंट्री जो है कंपनी की बड़ी है, क्योंकि कंपनी ने जो रिजर्व्स हैं वो कम हुए हैं, तो इन्वेंट्री बढ़ी है क्योंकि कंपनी को माल ज़्यादा दिखाया, क्योंकि कंपनी के पास माल बढ़ गया है। और कंपनी ने इस साल थोड़ी-सी प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदी है, तो उसके लिए भी कंपनी ने लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास में, 40 लाख रुपए के आसपास में खर्च किए हैं। सो ये अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव चीज़ है। बस यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट तो यही है, एक तो इसके अंदर जो नए शेयर होल्डर आया है वो शेयर प्राइस के ऊपर ही आया है, मतलब जो शेयर कैपिटल मतलब फेस वैल्यू के ऊपर ही आया है। सेकंड, इनका जो माल जो भी इन्होंने थोड़ा-सा मैनिपुलेट करने की कोशिश की उधारी के अंदर माल बिकवा के, वो नेगेटिव पॉइंट है। तो ये, और तीसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे नेगेटिव एक और लगती है, वो है कि शेल्टर फार्मा आयुर्वेदिक में काम करती है, वो भी जानवरों और लोगों के दोनों के ऊपर। तो आयुर्वेदिक सेक्टर एक प्रीमियम सेक्टर है आज के दिन इंडिया में देखा जाए तो। प्रीमियम सेक्टर इस टाइप से कि यहाँ पे मेरे आसपास में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, लोगों घरों से भी काम करते हैं कंपनियां खोल खोल के। तो 50 रुपये का सामान 500 रुपये में भी बिकता है यहाँ। 10 रुपये की बोतल का जो पानी होता है, 10 रुपये का जो घोल होता है, वो 100 रुपये 200 150 रुपये में बिकता है। तो एक बहुत प्रीमियम सेक्टर, वहाँ पे 90% तक ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं इस सेक्टर के अंदर में। ये कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही है, रीज़न क्या है इसके पीछे। मतलब ये यहाँ पर थोड़ा सा मोटिव जो है, जो प्रमोटर्स हैं उनके मोटिव के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है। और मोटिव को, डाउट को थोड़ा सा गहरा करने के लिए इनकी जो उधारी पे सेल निकली है आईपीओ ईयर में, वो भी उसको थोड़ा सा गहरा करता है। सो ये थोड़ी सी प्रमोटर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं दिख रही यहाँ पे। बाकी अगर रिसेंट रिजल्ट की अगर हम एवरेजिंग लेके देख लेते हैं कि यार पिछले साल के रिटर्न के हिसाब से अगर एवरेजिंग देखें, क्योंकि इस बार वाला तो पूरा का पूरा ही मैनिपुलेटेड लग रहा है, तो पिछले साल के बेसिस के ऊपर हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो ये है 1.83 करोड़। सो इसको 183 1 करोड़ 83 लैक्स, ये हो गया 26 का पी रेशियो। सो कमाई, अगर डाबर की बात करें तो उसका पी रेशियो 58 का, क्योंकि डाबर का बड़ी कंपनी है, और इसका है 31 का। सो कमाई ठीक कर रही है। अगर पुराने के हिसाब से देखते तो भी कमाई को अगर देखा जाए, जिस हिसाब से कंपनी वैल्यू मांग रही है, कमाई ठीक कर रही है। सो फाइनली हमारी यही एडवाइस रहेगी कि अगर, अब सेकंड एक चीज़ और देख लेते हैं अगर इस चीज़ को, तो इसका जो आईपीओ लेके आया लीड मैनेजर, वो कौन है इसका, जो भी आईपीओ लेके आया उसका नाम है ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। सो जितने पहले के जो आईपीओ लेके आए हैं उनकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से रही है, अगर उसकी बात कर लेते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे खुले हैं, काफ़ी अच्छे लेवल्स पर खुले हैं, जितने कुछ तो इतने गजब लेवल पर खुले हैं। और काफ़ी जो हैं वो गजब लेवल पर नहीं खुले हैं, बट ठीक है वो भी नॉर्मली खुले हैं।
सो यहाँ पर अपने को अगर जीएमपी, क्योंकि अगर ये हवा बना पाते हैं ग्रे टेक्स वाले, अगर ये आईपीओ की भी अच्छी ग्रे मार्केट प्राइस रखवा पाते हैं, हवा बनवा पाते हैं, एक ट्रेंड क्रिएट कर पाते हैं, तो हमें लिस्टिंग गेंस देखने के अंदर में मिल सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक सेक्टर का नाम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और कम इसमें ग्रोस मार्जिन बहुत अच्छे हैं। बस प्रमोटर का यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंशन खराब दिख रहा है, बाकी कोई दिक्कत मुझे आईपीओ में दिख नहीं रही है, क्योंकि प्रमोटर का इंटेंशन जब खराब होता है तो सब कुछ ही खराब होता है फिर मेरे मायने में। तो अगर ये आईपीओ के अंदर में ये अच्छा का ट्रेंड क्रिएट करवाते हैं जो कि जीएमपी में हमें दिख जाएगा, तो ये अबाउ 40% का अगर आपको जीएमपी देखने को मिल जाता है तो आप आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं क्रिएट कर पाते हैं ये लोग, तो फिर इग्नोर करें तो ज़्यादा बेटर है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशंस ओनली। फाइनली सी यू टुमारो।